किसी दूसरे प्लेनेट पर कदम रखना हम इंसानों के लिए एक हसीन ख्वाब की तरह है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि आने वाले कुछ करोड़ सालों में जमीन को छोड़ना होगा और हमें कोई ऐसा प्लेनेट ढूंढना होगा जहां पर हम इंसान रह सकें। जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं वैसे वैसे हम अल्लाह की इस अजीम कायनात को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं मिला। यहाँ मैं आपको बता दूं, हमारी जिंदगी बहुत अनमोल है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है ताकि आने वाली जनरेशन स्पेस को और भी ज्यादा डिस्कवर कर सके। मगर वो कहते हैं ना, हम जिस चीज की ख्वाहिश करते हैं हमें वो चीज नहीं मिलती। वीनस प्लेनेट, जिसे देखकर हमें लगा था बस यही वो प्लेनेट है जो हमारे लिए बना है और शायद यहाँ पर भी हमारी जमीन के जैसे एटमॉस्फेयर हो। यही सोचकर हमारे साइंटिस्ट ने वीनस को नाम दिया जमीन का सिस्टर प्लेनेट। उम्मीद थी कि वहाँ पर जिंदगी के कुछ निशान मिलेंगे, लेकिन बहुत जल्द साइंटिफिक स्टडी से पता चल गया कि वीनस हमारे लिए नहीं बना। इसकी कंडीशन किसी जहन्नुम से कम नहीं है। और फिर जमीन का सिस्टर प्लेनेट कहे जाने वाले वीनस प्लेनेट को जहन्नुमी प्लेनेट कहा जाने लगा। ये कहना एक फैशन बन गया। इसके पीछे की वजह ये थी कि हमें वीनस पर पानी नहीं मिला, क्योंकि पानी उस जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है जिसे आज हम जमीन पर देखते हैं। इसके एटमॉस्फेयर में तकरीबन 96% कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि यहाँ पर इंसान सांस ही नहीं ले सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये प्लेनेट हमेशा से ही ऐसा नहीं था। हिस्ट्री में ये प्लेनेट भी उन समंदरों से आबाद हुआ करता था जो आज जमीन पर है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ कि ये प्लेनेट जहन्नुम बन गया। साइंटिस्ट के मुताबिक 700 मिलियन साल पहले वीनस के साथ एक हादसा पेश आया था। तो दोस्तों, आइए आज वीनस के बारे में जानते हैं कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ था। साइंटिस्ट का दावा है कि एक टाइम ऐसा था कि वीनस पर पानी के समंदर हुआ करते थे। ये दावा किसी साइंस फिक्शन स्टोरी के लिए नहीं है, बल्कि साइंटिफिक स्टोरी पर मुनहसिर है। ये सब कुछ जानने से पहले हमें ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशो के बारे में जानना होगा। दोस्तों, ये भी बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें एटम को समझना होगा। बेसिकली एटम 3 बेसिक चीजों से मिलकर बना है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर एक यूनिट प्लस चार्ज का होता है जो न्यूक्लियर में पाया जाता है। प्रोटॉन से हमें किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर के बारे में पता चलता है। मतलब अगर किसी एटम में एक प्रोटॉन है तो वो हाइड्रोजन है, अगर 2 प्रोटॉन है तो वो हीलियम है और अगर 3 है तो वो लिथियम है। यानी कि अगर हमारे पास 2 एटम्स हैं और उनमें डिफरेंट नंबर्स और प्रोटॉन्स हैं, तो वो एटम्स 2 अलग अलग एलिमेंट्स के हैं। किसी भी सेम एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग नहीं हो सकते। आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। आमतौर पर एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है जो कि प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देता है और इस तरह से हमें एक न्यूट्रल एटम मिल जाता है जिस पर 0 चार्ज होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक एलिमेंट के एटम में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही पाए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी एटम्स में प्रोटॉन से ज्यादा या कम इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो आयंस बन जाते हैं, जिन्हें हम चार्ज्ड एटम्स भी कहते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक हीलियम एटम है जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि इस एटम के ऊपर 0 चार्ज है, दोनों पर 2 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब फर्ज करें वही हीलियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो उस एटम में बचा एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल आउट कर पाएगा, जबकि एक प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में मौजूद है। इसका रिजल्ट नेट पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसे हम पॉजिटिव हीलियम आयंस कहेंगे। दूसरी तरफ अगर हीलियम एटम 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करता है तो उसके पास 2 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होंगे, जैसे कि 2 मैग्नीट्यूड का नेगेटिवली चार्ज हीलियम आयन बनेगा। इससे साफ साफ जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने या घटने से एलिमेंट तो वही रहता है, लेकिन उसके चार्ज में फर्क आ जाता है और एटम्स पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस बन जाते हैं। अब यहाँ पर तीसरी चीज न्यूट्रॉन्स है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन यूनिट मास जरूर होता है। अगर देखा जाए तो प्रोटॉन्स में भी एक यूनिट मास होता है और ये दोनों ही एटम्स के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही ये तय करते हैं कि किसी भी एटम का मास नंबर कितना होगा। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल माना जाता है, जिसकी वजह से एटम के मास का पता करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। अब मास नंबर के बारे में जानने के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल भूल ही जाएं। सिर्फ एक प्रोटॉन यानी कि मास नंबर 1। हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उसका मास 2 + 2 यानी कि 4 होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब ध्यान से सुने,
हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन क्या होगा अगर हम उसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन और डाल दें? तो वो हाइड्रोजन ही रहेगा, क्योंकि हमने प्रोटॉन इंक्रीज किया है। न्यूट्रॉन के बढ़ने से उस हाइड्रोजन एटम का मास नंबर, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम होता है, वो बढ़कर 2 हो जाएगा। ये हाइड्रोजन एटम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम से भारी होगा। इसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं। अगर हम इसी हाइड्रोजन में 2 न्यूट्रॉन्स ऐड कर दें तो इसका मास नंबर बढ़ के 3 हो जाएगा, जिसे हम ट्रिटियम कहते हैं। एलिमेंट्स की इस फॉर्म को आइसोटोप्स कहा जाता है। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम ही रहते हैं, लेकिन उसका मास नंबर न्यूट्रॉन्स की वजह से कम या ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही एलिमेंट हमारी यूनिवर्स में पाए जाते हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स नॉर्मल हाइड्रोजन की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन इनमें फर्क बस इतना है कि ये थोड़े से हैवी होते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वाटर का केमिकल सिंबल H2O है, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम मिलकर पानी बनाते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि आइसोटोप्स भी नॉर्मल एटम्स की तरह ही बिहेव करते हैं, तो पानी को भी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यानी कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का यूज करके बनाया जा सकता है, जिसे हम हैवी वाटर कहते हैं। इसे हम H2O की तरह D2O लिख सकते हैं, या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का एक एक एटम मिलकर भी पानी बना सकते हैं। इसे हम HDO लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नेचर में भी कुछ ऐसा ही है। हमें 10,000 एटम्स में एक ड्यूटेरियम एटम जरूर मिल जाएगा। अब ये ड्यूटेरियम तो हाइड्रोजन रेशो हर उस चीज के लिए सेम है जिसमें हाइड्रोजन पाई जाती है, जैसे कि पानी। अब ये बात आपके लिए एक फैक्ट है कि जो पानी आप पीते हैं उस पानी के 5,000 मॉलिक्यूल्स में एक ड्यूटेरियम एटम मौजूद होता है। और क्या आप ये जानते हैं कि पानी की एक छोटी सी बूंद में 1.5000 मिलियन 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 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि आप कितने ड्यूटेरियम एटम्स को एक ग्लास पानी के साथ पीते हैं। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन की ये रेशो इस जमीन पर पाए जाने वाले हर उस मटेरियल में सेम होती है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है। इसके अलावा मून, रॉक्स, मेट्रॉइड्स और कॉमेट्स सभी की ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशो बराबर ही है। और जहाँ तक हमने ये जाना है कि बड़े बड़े जायंट प्लैनेट्स, हमारा सूरज, बड़े बड़े तारे और इस यूनिवर्स में हर जगह सेम ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशो सेम है, क्योंकि यही वो एलिमेंट्स हैं जो बिग बैंग से पहले कुछ मोमेंट्स में एक फिक्स रेशो के साथ बने थे, जिन्हें आज हम हर जगह देखते हैं। लेकिन बाकी के एलिमेंट्स तारों में हुए न्यूक्लियर फ्यूजन से बने हैं, इसीलिए हमें हर जगह ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशो सेम देखने को मिलती है, क्योंकि ये बिग बैंग के दौरान सेम रेशो में बने थे। यहाँ पर आपको शायद ये लग रहा होगा कि हम टॉपिक से भटक रहे हैं। कहाँ हमें ये जानना था कि वीनस से पानी कैसे गायब हुआ और हम कहाँ एटम्स के चक्रों में पड़ गए। लेकिन दोस्तों यकीन करें, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। आइए अब मिलकर आगे बढ़ते हैं। पायोनियर वीनस मल्टी प्रोब स्पेसक्राफ्ट 9 दिसंबर 1978 में इसके टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन और प्रेशर को मेजर करने के लिए वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ था। अगर इसके बाकी के रिजल्ट्स को एक साइड पर रख भी दें, तो एक चीज इस प्रोब ने बहुत ही अजीब नोट की थी, जिसे देखकर साइंटिस्ट बहुत ही हैरान हुए थे। वीनस पर मौजूद ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशो जमीन के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा थी। अकेली जमीन ही नहीं, मून, रॉक्स, सूरज और पूरे सोलर सिस्टम में वीनस की ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशो बहुत ही ज्यादा थी, 100 गुना से भी ज्यादा थी। वीनस को अजीब प्लेनेट कहने के लिए इतना काफी था। आखिर इसकी ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशो इतनी ज्यादा क्यों है? फर्ज करें जब ये प्लेनेट बना होगा तब सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ जिसने इस प्लेनेट की ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशो को इस हद तक बदल कर रख दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, वो हम इसके पार्ट 2 में जानेंगे, जो बहुत ही कमाल का होने वाला है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।